नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। सेना में बहाली को लेकर मोदी सरकार की अग्निपथ योजना पर एक बार फिर से घमासान मचा है। पहले तो जब ये योजना अनाउंस की गई तब काफी विरोध प्रदर्शन हुए, इसको लेकर हंगामा हुआ, लेकिन अब एक बार फिर इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप और घमासान का दौर जारी है। इस योजना की भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों से जाति प्रमाण पत्र मांगे गए हैं और जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने के बाद विपक्षी पार्टियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर विरोध जताना शुरू किया है। इस विरोध में विपक्षी दलों के साथ एनडीए की सहयोगी जेडीयू भी शामिल है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट इस पर किया और ट्वीट में यह लिखा है, जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। तो यह है तेजस्वी यादव का ट्वीट। तेजस्वी यादव ने इसके ऊपर एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि सरकार की तरफ से यह साफ किया गया है कि यह कोई नई बात नहीं है। सरकार यह कह रही है कि ऐसा नहीं कि इन्होंने इसकी शुरुआत की है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि पहले भी सेना की भर्ती के लिए ऐसी जानकारी ली जाती थी। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं जो कह रहा हूं, जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। तो राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि इनको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। जो पुरानी व्यवस्था है वही व्यवस्था चली आ रही है, यानी कि पहले भी जाति पूछी जाती थी। और इधर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर जाति पूछने की परंपरा है तो फिर 4 साल के लिए भर्ती क्यों कर रहे हैं? क्या जाति पूछकर 75% को बाहर किया जाएगा? हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। फिर से आपने अग्निवीर को लेकर सवाल उठाया है, कहा है कि सरकार जिसको जातिवीर बना रही है। देखिए, पहली बात तो ये अग्निवीर योजना वापस होनी चाहिए पूरी तरीके से। दूसरी बात यह है कि आप अभी मैंने सुना माननीय रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि जो परंपरा और जो प्रथा पहले से चली आ रही है वही चल रही है। अरे भाई, पहले से 4 साल की नौकरी की प्रथा थी क्या? मेडिकल फैसिलिटी ना देने की प्रथा थी क्या? पेंशन ना देने की प्रथा थी क्या? कैंटीन की सुविधा ना देने की प्रथा थी क्या? ये प्रथा तो पहले नहीं थी। तो आप नई प्रथा लेके आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 75% छटनी की प्रथा नहीं थी। तो जाति पूछने का अब मकसद है, पहले मकसद नहीं था। पहले ठीक है, जाति सर्टिफिकेट मांगा जाता था, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं था। जब आप 75% छटनी का नियम लेके आ रहे हैं तो अब जाति पूछने का एक मकसद हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सरकार जाति पूछ के छटनी की योजना बनाएगी, जाति जानकर छटनी करेगी? क्योंकि भारत की सेना के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इसमें आरक्षण लागू नहीं हो सकता, इसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं। तो जब आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ये भी कहा कि तो जाति पूछने का क्या मकसद है? लेकिन आपने कहा कि अग्निवीर को जातिवीर बना रही है। अग्निवीर पूरी तरीके से वापस होना चाहिए और यहाँ पे सेना में सेहत देखने की जरूरत है, जाति देखने की नहीं। लेकिन आपने ये भी कहा कि सरकार ये भी कह रही है कि ये बहुत पहले से लागू था, तो फिर आपने जो अरे पहले से कहाँ लागू था? 4 साल की नौकरी पहले से थी क्या? जो जाति की बात कर रहे हैं या धर्म की बात? अरे भाई, जाति के सर्टिफिकेट आप पूछते थे, उस वक्त कोई मकसद नहीं था। आज जाति पूछने का एक मकसद है। 75% छटनी करने जा रहे हैं आप। तो क्या जाति देख के आप छटनी करना चाहते हैं? जब भारत की सेना में जाति का कोई मतलब नहीं है तो क्यों पूछ रहे हैं आप? ये थे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जो कह रहे हैं कि जाति को लेकर आखिर क्यों सवाल पूछा जा रहा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर ये पहले से परंपरा थी तो पहले से 4 साल की नौकरी की परंपरा नहीं थी। अब जब 4 साल के लिए नियुक्तियां हो रही हैं अग्निवीरों की, तो जाति पूछने का मकसद क्या है? आरोप ये लग रहा है कि जाति इसलिए पूछी जा रही है ताकि जाति के आधार पे छटनी हो। सरकार का ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं की है, पहले से इसमें जाति पूछी जाती रही है और वही परंपरा चल रही है। पर
इस पर विपक्ष के कई तरह के सवाल हैं और जैसा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि अब ये अग्निवीर को जातिवीर बना रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इस समय इसका खास मकसद है वो है छटनी। शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं, जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और शांत प्रकाश जाटव बीजेपी समर्थक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, जो आरोप विपक्ष का है कि इस समय जाति पूछने की परंपरा, अगर राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि पुरानी है, तो पहले तो कोई छटनी नहीं हो रही थी, अभी आप इसको सिर्फ 4 साल के लिए भर्तियां कर रहे हैं। ऐसे में जब 4 साल के लिए भर्तियां हो रही हैं तो फिर जाति पूछने का मकसद क्या है? क्योंकि रिजर्वेशन तो कोई है नहीं जाति के आधार पे, तो इस समय इस पर क्या दलील है, इसका क्या, इस पे तर्क क्या है, आखिर क्या होगा जाति से? देखिए, इस पर बहुत क्लियर स्पष्टीकरण जो है माननीय रक्षा मंत्री जी ने दिया, राजनाथ सिंह जी ने, तो उससे समझना चाहिए कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। जो पीछे से चला आ रहा है भर्ती का, उसी को ही लगातार इस वक्त भी चालू किया रखा गया है। साथ ही साथ आज भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा भी, भाजपा कार्यालय से भी एक इसके ऊपर क्लियरिफिकेशन आया कि 1949 में जो नियम थे उसी के आधार पर ये सब चीजें चल रही हैं। पर शांत प्रकाश जाटव जी, बहुत चीजें उसके बाद से बदल गई हैं। जैसे ये भी बदला है कि अब आप जो भर्तियां हो रही हैं अग्निवीर की, वो 4 साल के लिए हो रही हैं, ये पहले से परंपरा नहीं थी, तो इस समय क्या उसको बदलने की जरूरत नहीं थी? सवाल ये है कि इसका औचित्य अब क्या है जाति का? तो हाँ, तो इसमें मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिससे कि सभी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने जो बात उठाई, वो ये परंपरा सड़क पर भी प्रश्न पूछने की या ट्विटर पर प्रश्न पूछने की नहीं है। परंपरा जो है वो आप सांसद हैं, संसद में पूछने की है। आप संसद से भाग जाते हैं, वहां से वॉकआउट कर जाते हैं, वहां पर क्यों नहीं पूछते ये सारे प्रश्न? जो भी जिज्ञासाएं हैं वहां पर आपको रक्षा मंत्री भी जवाब देंगे, और किन कारणों से कब 2013 में इसके ऊपर स्पष्टीकरण रक्षा मंत्रालय ने दिया, वो भी आपको मिल जाता। और क्या, कब से ये परंपरा चल रही है और क्यों चल रही है, ये स्पष्टीकरण हो जाता। आप ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं, सड़क पर आप प्रश्न पत्रकारों आप कह रहे हैं कि सवाल नहीं पूछना चाहिए विपक्ष को, पर अगर ऐसे कोई फैसला आएगा तो ये परंपरा तो पुरानी रही है शांत प्रकाश जाटव जी, कि आप अगर विपक्ष में होते तो टिप्पणियां तो पहले भी आती रही हैं, लोग कमेंट तो करेंगे ही अगर ऐसा कुछ होगा। शक्ति सिंह यादव आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपकी इस पर क्या आपत्ति है? क्योंकि पुरानी परंपरा है, ये दलील है सरकार की तरफ से, तो अब अगर आप लोगों को सवाल पूछना है तो अब संसद के अंदर पूछें, बाहर टिप्पणी करने का क्या फायदा? नगमा जी, बड़ी संजीदगी के साथ मैं करना चाहूंगा। ये संघ की बीजेपी सरकार जातीय आधारित जनगणना से डरती है, कराने से भागती है। 49 से लेकर के अभी तक का आजाद हिंदुस्तान की चर्चा करते हैं रक्षा मंत्री, और कहते हैं कि पुरानी परंपरा है। पुरानी परंपरा में क्या 75% लोगों को रोजगार करने की प्रावधान निहित थे? क्या नहीं थे। अब जिन 4 साल के लिए आप नौकरी दे रहे हैं अग्निवीरों के नाम पर, अग्निवीर के नाम पर, जरा हम अभी देश को जानने का अधिकार है, देश के युवाओं को जानने का अधिकार है। ठीक कहा संजय जी ने, ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं, मेडिकल फैसिलिटी का प्रावधान नहीं, पेंशन के प्रावधान नहीं, तो बदले कैसे ले गए? पहले तो चीजें नहीं थी, बदली है तो आपकी संघ की नीतियां इन चीजों को कहीं न कहीं युवाओं को भटकाव के रास्ते अख्तियार करने पर मजबूर कर रही है। और कई देशों में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसकी एक झलक आई है, अग्निवीरों की जो करनी और करतूत आई है, बड़ा ही भयावह आई है। मैं उसका कोट नहीं करना चाहता अपने देश के अंदर, क्योंकि सबको पता है इन चीजों। लेकिन मेरा मत साफ इस मामले में है कि आप नौकरी जब दे रहे हैं तो जाति क्यों पूछ रहे हो? जाति पूछने का आशय क्या है? जाति इसलिए पूछ रहे हैं, आरक्षण है नहीं इसमें, तो जब जाति इसलिए पूछ रहे हैं कि जो 25% लोगों को जो हम रखने वाले हैं, उसकी कोई रोल मॉडल आपने स्थापित नहीं किया, उसके मानक क्या होंगे या देश को आपने नहीं बताया, तो आप चिन करके पहचान करेंगे कि जो लोग आरएसएस की नीतियों को मानने वाले हैं, उनके परिजन हैं, आप उसकी भर्ती करोगे। आपकी हिडन एजेंडे आने वाले कल में, चाहे आप संविधान बदलने की बात कर दो या झंडे बदलने की बात कर दो, हम उसकी ओर नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन आपकी जो डिजाइन है वो कहीं ना कहीं देश के लिए घातक प्रतीत हो रहा है। युवा तो आज परेशान है, लाचार है नगमा जी, विवश है, पलायन बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी का दर इससे छुपा हुआ नहीं है। आप निवाले पर हमला कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, इस पे चर्चा करने के बजाय आप यहाँ चले आते जाति पूछ रहे हैं। जाति क्यों पूछ रहे हैं? जाति इसलिए पूछ रहे हैं कि आपका हिडन एजेंडा है नगमा जी, इनका हिडन एजेंडा है इसके पीछे। हिडन एजेंडा क्या है इसमें? आपको क्या लगता है? मेजर जनरल यश मोर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक विपक्ष का कहना है कि आप
हिडन एजेंडा है इस समय, इसके पीछे मकसद क्या है? तो क्या परंपरा रही है और अभी जो जाति प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं जब कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपको क्या लगता है एजेंडा? धन्यवाद नगमा जी, आपने मुझे बुलाया शो में। पहली बात तो बड़ी दुखद बात है कि फौज की भर्तियों को लेके जो है इस प्रकार का राजनीतिकरण हो रहा है और लोग बिना जाने पहचाने, बहुत से कम लोग हैं जो सेना में नौकरी करके आज पार्लियामेंट के अंदर हैं या उनके बच्चे हैं या उन परिवारों से आते हैं, तो उनको सही पता ही नहीं है कि फौज का क्या दस्तूर है, फौज का क्या ट्रेडिशन है, क्या सिस्टम, कैसे फौज चल रही है। तो ये बहुत आघात लगता है हम लोगों को जो वेटरन्स हैं कि किस बातों पे चर्चा हो रही है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि देखो, शुरू से जब से भी भर्ती होती रही है जवानों की, उसमें रिलीजन और सबकास्ट लिखवाते रहे। हालांकि ऑफिसर्स के लिए कभी नहीं होता, ऑफिसर्स में सिर्फ रिलीजन होता है, बिकॉज अगर वीरगति को प्राप्त होता है या वो होता है तो उसके जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसके ऊपर भी H ये हिंदू के लिए, M मुस्लिम के लिए या S सिख के लिए, क्योंकि उसके प्रकार से उसका जो है दाह संस्कार करना होता है, इसलिए ही होता है और कोई रीजन नहीं है। बट जहां तक जवानों का मतलब है, हमारे देश में अभी भी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई प्रथा चल रही है। बहुत सी रेजिमेंट अभी भी इस रिलीजन के नाम पे हैं या वहां से भर्ती होते हैं। बहुत सी रेजिमेंट अभी भी कास्ट बेस पे हैं। इसलिए कास्ट जानना जरूरी है कि अगर उस कास्ट का जवान अगर आया है तो उसको वहां भेजना है। उस यूनिट को जरूरत है उतने उनके जैसे राजपूत हो गया, जाट हो गया, सिख हो गया, डोगरा हो गया। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अगर आप कुछ इस तरह के रेजिमेंट्स के बारे में तमाम लोगों को बता पाए, आप लोगों को कि ऐसी कौन सी रेजिमेंट्स हैं और कास्ट का मकसद जो है वो कैसे इसमें साबित होता है? हाँ, नगमा जी, जैसे जाट रेजिमेंट है, उसमें जवान जाट ही हैं सारे, अदर देन ट्रेडमैन, क्लर्क, ये कोई भी ऑल इंडिया हो सकता है, ठीक है। ऑफिसर्स कोई भी हो सकता है, उसमें कोई कास्ट नहीं है। राजपुताना राइफल्स है, पंजाब रेजिमेंट है, डोगरा में डोगरा लड़के होंगे जो डोगरा कास्ट है जिनकी, सिख में सिख होंगे, सिख लाइट इन्फेंट्री के अंदर जो मजबी रामगढ़िया वो सिख होंगे। इस प्रकार से महार रेजिमेंट ऑल इंडिया ऑल क्लास है, बट काफी उसमें भी जवान जो है महाराष्ट्र रीजन के जो महार जाति के वो लिए जाते हैं। तो इस पर गोरखा है, उसके अंदर 60% या 40% इंडिया और नेपालीज गोरखे लिए जाते हैं। तो ये इन्फेंट्री में और आर्मर्ड कोर के अंदर और मैकेनाइज इन्फेंट्री में कहीं ना कहीं है, आर्टिलरी में भी है। बट जो सर्विसेज है हमारी, उनके अंदर ये बिल्कुल नहीं है, नई रेजिमेंट्स में भी नहीं है। तो और जो अग्निवीर की हो रही है नगमा जी, इसमें जो सुनने में ये है कि ये पूरी की पूरी ऑल इंडिया ऑल क्लास AIAC। तो ऑल इंडिया ऑल क्लास का मतलब है कि कोई जातवाद के बेस पे भर्ती नहीं होंगे बच्चे, भी जितने बच्चे भर्ती होंगे ये जो है अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे भर्ती होंगे। तो ऐसे में जो जाति सर्टिफिकेट मांगी जा रही है मेजर जनरल यशमोल, वो आपको क्या लग रहा है कि ये जरूरत नहीं थी इसकी इस समय? ये परफॉर्मा पुराना बना होगा, पैरामीटर्स वो हैं, प्लस कुछ रेजिमेंट्स को शायद अभी भी उनका वो बना के रखने के लिए, क्योंकि ये 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट्स हैं, तो विपक्ष का ये कहना है कि आप इस बेसिस पर जो छटनी करेंगे आप 75% की 4 साल के बाद, तो उसमें इस तरह के जब जाति सर्टिफिकेट्स मांगेंगे तो शायद इसका इस्तेमाल होगा। ये मुझे पता नहीं चाह, मैं तो वैसे आपको नगमा जी कई बार बता चुका हूँ, इस स्कीम में ना कई अभी भी मतलब आई विश सिर्फ 25% आप इससे लेते या टेस्ट या ट्रायल करते और जो भर्ती चल रही थी उसको चलने देते, एटलीस्ट फॉर अगले 2 साल। जो पुराने बेचारे 2.5-3 साल से बच्चे इंतजार कर रहे थे, जो आज ऑलमोस्ट उनकी स्थिति देखो तो आंखों में आंसू आते हैं, जो उस स्टेज पे थे। तो ये जो 4 साल बाद कैसा होगा मैं बता नहीं सकता हूं इसका यूज, बट मुझे फौज में एटलीस्ट ऑफिसर काडर में कहीं भी हम जात पात को देखते नहीं है भर्ती होने के बाद। सिपाही पर ये तो जवानों की भर्तियां हैं, वहां पे जात पात देखी जाती थी और अभी भी देखी जा रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पुराना परफॉर्मा है। पर अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तो ये अग्निवीर जो चयन की प्रक्रिया है उसके ऊपर सवाल बहुत रहे, विपक्ष की तरफ से हमने विरोध प्रदर्शन देखा, लोगों की तरफ से जो स्टूडेंट जो भर्ती होने वाले हैं युवक, उनकी तरफ से, इसलिए अब इस पे सवाल ये उठ रहा है। पर आपको क्या लगता है इस समय अब शक्ति सिंह यादव की ये जो पुराना परफॉर्मर था वही उसको आगे किया गया, जैसे हमें मेजर जनरल यशमोर बता रहे हैं कि इसका एक तरह से राजनीतिकरण हो रहा है काफी, कि अब इस बात को उठाने की जरूरत थी क्या कि क्यों जात पूछी जा रही है जवानों की जात पहले भी पूछी जा रही थी, उन्होंने कहा कि ऑफिसर्स की नहीं पूछी जाती थी। तो इस समय एक ये क्या आपको लगता है कि गैर जरूरी है ये विवाद जो है? नगमा जी, मैं मेजर जनरल यशमोर जी की बात को बड़ा ही गंभीरता से सुन रहा था।
ठीक कहा उन्होंने कि ये पहले से अगर लागू थी तो क्या पहले से लागू थी 4 साल वाली प्रथा? नहीं ना, ये थी, उसमें 75% लोग नहीं, पर उन्होंने कहा कि परफॉर्मा पुराना है, उसमें इसलिए भरने के लिए कहा गया। ये तो बदलाव हुए ही हैं, वो उस पर आपत्ति कर रहे हैं कि शायद ये पुरानी प्रक्रिया जो थी वो रहनी चाहिए थी, इसके साथ एडिशनल भर्ती होती। ये बात आपने पहले भी कही कि 4 बदलाव हुए हैं तो यहाँ बदलाव होना चाहिए था, पर जो आप लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई एजेंडा है, तो आपको आप मतलब क्या आपका इसके पीछे रीजनिंग है? देखिए नगमा जी, बड़ी ही संजीदगी से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप चाहते हैं, अभी हो सकता है कि मेजर जनरल एसमूर साहब इन बातों को भी गंभीरता से आने वाले कल के आसान खतरों को न समझ रहे हो, लेकिन मुझे दिखाई पड़ रही है कि आप जो जाति कूटनीति के पीछे 25% आप रखेंगे, उसमें कहीं न कहीं रंग भेद आड़े हाथ आएगा, और वह समस्या अगर उस दिन उत्पन्न होगी तो देश के लिए उचित नहीं है। जब आप उसके आधार पर छटनी होगे, उसके आधार पर आप रखोगे, तो कहीं ना कहीं देश में एक असंतोष का वातावरण, और जिन चीजों के लिए आप चाह रहे हैं, आपका कई बार आपके कैसे ये कहा जा सकता है कि छटनी का आधार बनेगा? देश को संविधान बदलने की जरूरत है। क्या आपको क्या लग रहा है मेजर जनरल यश मौर्य, ये छटनी का आधार बन सकता है, या जो छटनी होती है यानी कि जो जी कृपया करके, मुझे ना बहुत अफसोस हो रहा है, सच में कह रहा हूँ कि हम जवानों की भर्ती को और इस तरीके से मैंने देखे, जब से दोपहर से ये चल रहा है, ट्वीट पे आना शुरू हुआ, ये दुख की ये बात है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है वो हमारी फौज को नहीं समझते हैं, हमारे रैंक स्ट्रक्चर को नहीं समझते हैं, ना हमारे भर्ती के सिस्टम को समझते हैं। और मुझे नहीं लगता कि फौज जो है एकदम इतनी चेंज हो जाएगी कि जो भी पार्टी हो पावर में, ये थोड़ा है कि आप कोई एजेंडा के साथ, ये देश की फौज है, आपकी फौज है, अगर इस पे भरोसा नहीं रहा और इस पे ही हम सवाल उठाना शुरू करेंगे तो बड़ी दुख की बात है। मैं चाहता हूं इस पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, एंड लिव इट टू द आर्मी। फौज में आप समझें कि आपने हमारे ऐसे लोगों को जो है इस कैटेगरी में रखा है कि उनकी समझ है, वो देश का संविधान समझते हैं, देश की जरूरत को समझते हैं, और देश के लिए है ये फौज। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई इसमें। शक्ति सिंह जी, आप रिएक्ट करना चाह रहे थे इसके ऊपर? मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ मेजर साहब से कि जिन लोगों ने, जिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और देश की संविधान और देश की झंडा बदलने की लगातार मांग कर रखी है, जिन लोगों ने गोडसे को महिमामंडित किया है, क्या उन लोगों पर कभी प्रतिक्रियाएं देश हित में नहीं? देश हित इस बात को लेकर के तय है। मैं किसी प्रकार का, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग, और मैं तो ऐसे घर से आता हूं जहां दर्जनों लोग सेना में बहाल है, हमारे परिजन आज भी सेना की सेवा कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर के मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि कोई आशंकाएं जब उत्पन्न हो चुकी है तो उसको क्लियरिफिकेशन देश की सरकार को करनी चाहिए। तो देश की सरकार, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो क्लैरिफिकेशन दी है शक्ति सिंह जी, उससे आप संतुष्ट नहीं है? उनका कहना है कि ये पुरानी परंपरा थी, हमने इसमें कुछ बदलाव नहीं किया। नगमा जी, हाँ देखिए, उन्होंने जो कही है उनकी झल्लाहट इस बात के प्रमाण है कि कुछ चीजें हैं जो वो दबा रहे हैं, और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं राजनाथ सिंह ने दी है, मैंने बस संजीदगी के साथ देखा उनको, उनकी झल्लाहट की प्रतिक्रियाओं में वह आशंका को और बल देता है। और इसलिए नगमा जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक बड़ी आशंका है आज अगर इन आशंकाओं को दूर नहीं किया गया तो आने वाले कल में अगर इसकी भयावह, तो जो आशंकाएं हैं उसको दूर करना चाहिए। सेना हमारा गर्व है, सेना हमारा आवरण है, रक्षा कवच है, उसके साथ शक्ति सिंह जी, 1 मिनट, शांत प्रकाश जाटव इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जो आशंकाएं हैं सो दूर करना चाहिए। जो रक्षा मंत्री ने जिस तरह से बात की उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बस इस तरह को एक तरह से रफा दफा कर दिया कि ये पहले से परंपरा चली आ रही थी, इसलिए अभी भी है। दूसरे सवाल ये भी उठे हैं शांत प्रकाश जाटव के, जातिगत जनगणना से भागती रहती है बीजेपी, और ये इस समय जाति का प्रमाण पत्र दिखाने की बात जो है वो क्यों शुरू हुई? बल्कि आपके एलआई हैं जेडीयू बिहार में, उन्होंने भी सवाल उठाया, आपके अपने सहयोगी ने भी। देखिए, इसमें थोड़ा भ्रम की स्थिति और कुछ नहीं है, बहुत क्लियर है। और मैं समझता हूं कि विपक्ष जिस तरीके से सड़क पर जागरूक होता है, संसद में जागरूक हो जाए तो ये इसका समाधान भी हो जाएगा, और अगर जरूरत है कि इसको खत्म किया जाए तो इस चीज पर चर्चा करें और इसमें मॉडिफिकेशन किया भी जा सकता है। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है कि सभी सांसद और जितने भी जिनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है,
वो इसको जो है संसद का सत्र चल भी रहा है, इस विषय को वहां पर उठाएं और माननीय मंत्री जो हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उनके समक्ष रखें। जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा, मैं समझता हूं कि वो निवारण हो सकता है इस वक्त। जी जी, तो इस बात से आप संतुष्ट हैं कि अब इसका संसद में इसके ऊपर चर्चा की जाए और उसके बाद में जो भी निवारण हो सकता है वो वहां पे कुछ बदलाव हो। शक्ति सिंह, आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी और मेजर जनरल आपकी भी, लेकिन शक्ति सिंह नॉट ओनली लीडर नगमा जी, पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। जनता सेटिस्फाइड नहीं है। नेता की बात छोड़ी, जनता के मन में, उन अग्निवीरों के मन में जो भर्ती होना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, वह संशय की स्थिति में, और भ्रम की स्थिति में। उनको लग रहा है कि आसन्न खतरा आने वाले कल के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा सब लोगों से इस पे राजनीति करने में इससे ज्यादा इस देश की भलाई पर चिंता करनी चाहिए। या अग्निवीर को ग्रेचुटी अगर मिल जाता, उनको पेंशन मिल जाता, मेडिकल कैंटीन की सुविधाएं मिल जाती, मैं समझता हूं कि सवाल जी हाँ, तो आप ये सवाल उठा रहे हैं कि जब बहुत सारी चीजें आपने बदल दी, ना पेंशन मिल रहा, ना ग्रेचुटी मिल रही है, ना उन्हें परमानेंट नौकरियां हैं, तो फिर ये जाति की जो पुरानी परंपरा चली आ रही है प्रमाण पत्र की, वो क्यों? और इसलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्यों आखिर जाति पूछी जा रही है जवानों की। तो ये सवाल बना हुआ है। देखिए कि इसके ऊपर क्या कोई सरकार समाधान या कोई और स्पष्टीकरण देती है या नहीं। धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाति पूछने पर जवानों की सियासी जंग इस समय छिड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, और खबर यह है कि 20 लाख में मेडिकल की सीटें बिक रही हैं। नीट में कई राज्यों में घोटाला है, ऐसे सीबीआई के सूत्रों से जानकारी मिली है। कई उम्मीदवारों ने 20 लाख रुपए दिए हैं मेडिकल की सीट के लिए। तो नीता मेरे साथ है। नीता, इसके बारे में क्या जानकारी, क्या डिटेल सीबीआई के सूत्रों के हवाले से सामने आई है? नगमा, ये जो रैकेट है ये सीबीआई ने बर्स्ट किया था, उसमें 8 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई का कहना है कि जो 8 गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से 6 जो हैं वो सॉल्वर्स थे, यानी एग्जामिनेशन जो सॉल्व करने के लिए लोग आते थे वो पकड़े गए हैं। ये पहली बार है सीबीआई का ये दावा है कि एग्जामिनेशन सेंटर के वहीं से जो है वो सॉल्वर्स पकड़े गए हों जहां पर वो एग्जाम देने आए थे। नीट की सीट के लिए अभी तक की जो जांच सीबीआई की है उसमें ये सामने आया है कि तकरीबन 20 लाख रुपया जो है वो जो हर एक बच्चा था वो देता था, जिसमें से 4-5 लाख रुपया जो है वो जो सॉल्वर यानी डॉक्टर, क्योंकि नीट की सीट को सिक्योर करवाने के लिए आपको एक टॉपर होना पड़ता है, तो ज्यादातर जो ये सॉल्वर्स थे ये टॉपर्स थे, तो ये 4 से 5 लाख रुपया जो है वो उन्हें दिया जाता था। बाकी का जो पैसा है वो बिचौलिए और जो मास्टरमाइंड है वो बताया जाता है, जो खुद एक डॉक्टर है, सफदरजंग का पढ़ा हुआ है, और वो उसका नाम है सुशील रंजन। वो सफदरजंग अस्पताल से पढ़ा हुआ है, अभी वो गौतम नगर जो एम्स के पीछे की कॉलोनी है वो वहां पर रहते थे। यही वो शख्स था जो मिडिलमैन, सॉल्वर्स और जो बच्चे थे जो बैठना चाहते थे एग्जाम्स में, जो पास होना चाहते थे, उनके संपर्क में आता था। ये पूरा का पूरा रैकेट जो है ये मास्टरमाइंड ही चलाता था। सीबीआई का कहना है कि 11 लोग एफआईआर में नेम्ड है, लेकिन अभी 8 जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी है नगमा कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं बाकी के, उनके भी जो अंडर स्कैनर हैं, वो सीबीआई का ये कहना है कि वो भी अंडर स्कैनर है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं जहां से ये बच्चे पढ़ाई करते थे, क्योंकि कैसे ये लोग इनके संपर्क में आए ये बात जो है वो सीबीआई जानने की कोशिश कर रही है। साथ में सीबीआई का ये भी कहना है कि वो अभी उन बच्चों से भी बात करेगी जो इस एग्जाम में बैठेंगे, और उनके पेरेंट्स से भी बात करेगी, तभी एग्जैक्ट अमाउंट कितना था उसके बारे में पता चल पाएगा। मोडस ऑपरेंडी इनका सिंपल था, ये लोग ईच कैंडिडेट से उसका यूजर आईडी ले लेते थे, पासवर्ड ले लेते थे, लॉग इन करके जो उसका आइडेंटिटी कार्ड होता था उसे मॉर्फ कर देते थे और अपना फोटो लगा लेते थे, और वो सेंटर्स पे जाते थे। ये सेंटर्स जो है इस बार ये जो मॉड्यूल पकड़ा गया है ये दिल्ली और हरियाणा में थे, वहां पर जाकर ये एग्जाम इन लोगों को देना था। ये भी सीबीआई ने अपनी एफआईआर में लिखा कि कुछ मिडिलमैन और जो ये सॉल्वर्स हैं, ये जो इंटरस्टेट रैकेट जिसकी ये बात कर रहे हैं, इसके जो लिंक्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र और दिल्ली से सामने आ रहे हैं। कुछ लोग मिडिलमैन जो हैं वो यहाँ पर आए थे किसी एक होटल से, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। अभी और लोग जो हैं जो सीबीआई के जांच के दायरे के अंदर है वो आने वाले समय में गिरफ्तार होंगे। नगमा जी,
धन्यवाद नीता इस तमाम जानकारी के लिए। ये मॉड्यूल कैसे काम कर रहा था इसका विस्तार आपने बताया कि आइडेंटिटी कार्ड बना के उसके ऊपर फोटो अपनी लगा के तमाम वो लोग जो टॉपर रहे हों, ऐसे लोग जाकर नीट की परीक्षा दे रहे थे, उन्हें शायद 4-5 लाख रुपए इसके लिए मिल रहे थे। तो ये जो सॉल्वर हम कह रहे हैं, सॉल्वर मतलब कि वो लोग जो जाके इम्तिहान दे रहे थे, जो पर्चे को जो पर्चे के लिए अपीयर हो रहे थे वहां पर, ये वो लोग हैं और ये सारे पढ़े लिखे टॉपर्स हैं जो 4-5 लाख रुपए के लिए इस रैकेट में शामिल थे। और इस तरह से एक एक सीट जो है वो 20 लाख रुपए में लगभग बिक रही थी, जिसमें से कि 4-5 लाख उन्हें मिल रहे थे जो ये पर्चा सॉल्व कर रहे थे। 5 की बात में एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद खनन माफिया ने एक डीएसपी को मार डाला। हरियाणा के नूंह में खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई पर डंपर चढ़ा दिया, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई यहां पे इसी इलाके में तैनात थे। यहां की पहाड़ों में उन्हें अवैध खनन की सूचना मिली थी। उन्होंने खनन स्थल पर पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें डंपर से कुचलकर मार डाला गया। इस बीच इक्कर नाम का एक आरोपी पुलिस की मुठभेड़ में घायल हो गया है, उसे गोली लगी है। वक्त मैं हूं हरियाणा के नूंह जिले के तावड़ू तहसील के पचगावा गांव में। यहीं पर खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या कर दी। दरअसल पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले ये आपको दिखाता हूं कि कैसे अरावली के पहाड़ों को यहाँ पर खोदा जा रहा है। ये इलीगल माइनिंग है। यहाँ से लगातार जो पत्थर हैं वो निकाले जा रहे हैं और चारों तरफ आपको ये दिखाई देगा कि किस तरह से इन पहाड़ियों को किस तरह से खोदा गया है। तो आज सुबह जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई हैं तावड़ू के, उनको ये जानकारी मिली कि यहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है। उसके बाद वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे। जब वो यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर एक डंपर, सामने जो जगह है यहाँ पर एक डंपर खुदाई के बाद पत्थर यहाँ से भर रहा था, और जैसे ही डंपर चालक ने पुलिस को देखा, उसने तुरंत अपने डंपर को इस रास्ते से होते हुए और वो यहाँ से आगे बढ़ा। ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से वो आगे बढ़ते हुए इस तरफ आया। और आगे मैं आपको बताऊं कि ये जो सामने जगह है, यहाँ पर जो डीएसपी हैं सुरेंद्र सिंह बिश्नोई, वो अपने 3 पुलिसकर्मियों के साथ यहाँ पर आए थे, जिसमें उनका पीएसओ था, ड्राइवर था और एक पुलिसकर्मी और था। कुल 4 लोग थे। सुबह करीब 11-साढ़े 11 बजे का वक्त था, और जैसे ही डंपर यहाँ पर आया तो दूर से ही सुरेंद्र सिंह बिश्नोई ने उस डंपर को रोकने की कोशिश की, लेकिन जो यहाँ पर आई विटनेस हैं और जो पुलिसकर्मी हैं, उनके मुताबिक जो डंपर का ड्राइवर था उसने डीएसपी को देखकर डंपर रोक लिया। सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को ये लगा कि डंपर रुक गया है। वो डंपर के पिछले टायर के पास जैसे ही गए, अचानक से ड्राइवर ने डंपर को बढ़ा दिया और सुरेंद्र सिंह बिश्नोई डंपर के पिछले टायर की चपेट में आ गए। ये देखिए, यहीं पर पूरी घटना हुई है और ये जो जगह है यहीं पर ये पूरी घटना हुई। यहीं पर डीएसपी खड़े हुए थे और उनको कुचलने के बाद जो उसने पत्थर भर रखे थे, वो पत्थर डंपर से निकालते हुए वो इस रास्ते से आगे की ओर भाग गया। आप देखिए कि यहाँ पर जो डीएसपी थे बिल्कुल यहीं पर खड़े हुए थे। ये ब्लड के निशान हैं। सुरेंद्र सिंह बिश्नोई अपनी टीम के साथ यहाँ पर खड़े हुए थे। उनको लगा कि डंपर रुक गया है, लेकिन नज़दीक आने के बाद जैसे ही उन्होंने डंपर के पास जाने की कोशिश की, ड्राइवर ने डंपर तेज गति से बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद जो पत्थर उसने भरे हुए थे डंपर में, वो सारे पत्थर ये फेंकते हुए निकल गया। आप देखें कि ये पत्थर जो हैं ये अरावली से निकले हुए पत्थर हैं। इलीगल माइनिंग करके ये पत्थर निकाले गए हैं। ये लाल पत्थर जो है काफ़ी कीमती पत्थर होता है और इसका काफ़ी डिमांड रहती है। तो इन पत्थरों को यहाँ पर फेंकते हुए वो यहाँ से भाग गया। हालांकि यहाँ से निकलने का जो रास्ता है वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आगे पहाड़ियाँ हैं। लेकिन उसने सबसे पहले डंपर खाली किया, क्योंकि डंपर अगर भरा रहेगा तो भागने में मुश्किल होगी। उसने डंपर को खाली किया और यहाँ से आगे जो आगे पहाड़ियाँ हैं वहाँ से वो निकल गया। इसके बाद जो यहाँ पर पुलिस स्टाफ था, पुलिस ने यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं एसएसपी और आईजी,
उनको इस पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के शव को कब्जे में लिया गया। इस पूरे मामले की जांच जारी है कि आखिर टक्कर मारने वाला कौन है। लेकिन आप देखें कि किस तरह से डंपर चालक यहाँ से निकल गया और जो लोग इलीगल माइनिंग यहाँ पर कर रहे थे, जो माइनिंग करवा रहे थे, सभी लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो गए। अब जो डीजीपी हैं हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि इसमें जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलीगल माइनिंग है, सरकार कोई भी हो, इलीगल माइनिंग कभी बंद नहीं होती। एक आंकड़ा है हरियाणा का, उसके मुताबिक 2014 से लेकर 2021 तक 21,000 से ज़्यादा मामले इलीगल माइनिंग के आए हैं। तो कोई भी सरकार हो, जो माइनिंग माफिया हैं वो लगातार हर सरकार के संपर्क में रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। और नतीजा ये होता है कि एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस पूरे इलाके में माइनिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही पाबंदी लगा रखी है। यहाँ पर माइनिंग बिल्कुल सख्त मना है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि सारे पहाड़ यहाँ पर खुदे पड़े हैं, लगातार यहाँ पर माइनिंग होती रहती है। अब ये कहा जा रहा है कि जो माइनिंग के पीछे हैं, इसमें काफ़ी बड़ा ग्रुप है, जिसमें कई लोग हैं, आसपास के गाँव के बहुत सारे लोग हैं। उनके ऊपर कोई मास्टरमाइंड है जो कि यहाँ पर माइनिंग करवाता है। ये कौन लोग हैं, इनकी पुलिस जांच करेगी। और जो डंपर वाला है, जिसने टक्कर मारी है, जिसने कुचला है सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को, वो कौन है, उसकी जांच भी पुलिस करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से टक्कर मारने के बाद, यहाँ से सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की जान लेने के बाद डंपर चालक फरार हो गया और उसका अब तक कोई सुराग नहीं है। पुलिस की तमाम टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। बहुत सारी टीमें हैं जो कि अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अब तक डंपर वाले का कोई सुराग नहीं लगा है। और माइनिंग में कितने लोग शामिल हैं, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, उनका भी कोई सुराग नहीं लगा है। पूरे मामले की जांच जारी है। लेकिन इस इलाके के लिए, खासतौर से हरियाणा के लिए, एक बड़ी घटना है कि एक बड़े पुलिस अधिकारी को माइनिंग माफियाओं ने सरेआम मार दिया और मारने के बाद यहाँ से फरार हो गए। नूह के पचगावा गांव से कैमरामैन सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने परिवार के एक सदस्य को नौकरी और सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा देने की बात कही है। आज जो एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, हमारे डीएसपी सुरेंद्र सिंह यहीं पास के नूह जिले में ड्यूटी पर थे और एक किसी खान माफिया के किसी व्यक्ति ने और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद एक घटना हुई है। हमारी सांत्वना है उनके परिवार के साथ भी। एक बेनिफिट उनको शहीद का दर्जा अगर मिलता तो वो मिलेगा और तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सब उसको सहायता के लिए देंगे और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। साहब, इस तरीके के जो है पूरे प्रदेश में, यमुनानगर में भी जो है कई बार ऐसे मामले आए हैं। नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी माइनिंग माफिया द्वारा। और ये माइनिंग माफिया बेकाबू होता जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में सारा कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। रोज इतने कत्ल, भाई विधायकों को धमकी, तो आज ना तो विधायक सुरक्षित हैं, ना पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और जब तक अगर यही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। आम आदमियों का विश्वास उठता जा रहा है, तो सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में। ब्रेक के बाद सभी मामलों में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा को बड़ी राहत। नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और अन्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 10 अगस्त तक उनसे जवाब मांगा गया है। अलग अलग राज्यों की एफआईआर एक जगह करने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा को न्याय के उपाय हासिल करने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग धमकियों को भी रिकॉर्ड पर लिया। अदालत ने यह भी कहा कि कोई नई एफआईआर होगी तो उसमें भी संरक्षण होगा। और एलपीजी के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस ने आज दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कल से आटा, चावल जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें भी जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर संसद में विपक्ष आज काफी आक्रामक रहा। पूरे दिन संसद में कामकाज लगभग ठप रहा। राज्यसभा और लोकसभा चलने नहीं दी गई। दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सदन की कार्रवाई को स्थगित कर महंगाई पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। नोटिस में कहा गया कि आम लोगों की जरूरत का सामान लगातार महंगा हो रहा है। इस मसले पर राज्यसभा में सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए। और महंगाई के मुद्दे पर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करने आई 3 महिला सांसदों एनसीपी की सुप्रिया सुले, कांग्रेस की रंजीत रंजन और ज्योति मनी ने कहा कि महंगाई से बहुत बुरा हाल है। ये सरकार आम आदमी के लिए नहीं है। हमारे साथ 3 महिला सांसद हैं जिन्होंने महंगाई के मुद्दे को लेकर संसद भवन में प्रदर्शन किया। बात करते हैं सुप्रिया सुले जी, हालत इतने बुरे हो गए हैं, इतनी गर्मी। आप लोग देखो, हम सांसद लेके हैं लेकिन हम इस देश के पहले नागरिक है, उसके बाद सांसद है। हम लोग तीनों घर भी चलाते हैं। हमारे घर में बच्चे हैं, हमारी माँ है, सास है, और सब जब भी कोई घर में जाते हैं, किसी को भी कार्यकर्ता मिलने जाता है, पहला कार्यकर्ता बोलता है ताई आप यहाँ क्या बैठ के कर रहे हो, महंगाई के बारे में लड़ो। आज आम आदमी को भले उसकी दवाई हो, बच्चों का स्कूल हो, खाना हो, भी आटे पे भी। और मोदी जी ने कहा था कि वो आटे पे, खाने पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, इसलिए हम सबको बड़ा शॉक लग गया है कि ये कैसे हो गया। दूध, दही, सब कुछ, दवाई, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहूँगी मोदी साहब से आपको ये पूछना चाहिए कि आटा, दूध, दही, छाछ क्या ये अमीर लोग पीते हैं? आप उस पर आज़ादी के बाद पहली बार ये 5% का जो टैक्स लगा है, जीएसटी है, ये किसने लगाया है? आप किसके हितैषी हैं? जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, हम सब अपने घर में अपनी किचन से आते हैं और हमें एहसास है कि गैस सिलेंडर से लेके आज एक आटा, दूध, दही और छाछ और पनीर बचा था, आज आपने उसको भी नहीं छोड़ा। ये तो आप कह सकते हैं कि आपकी चमड़ी उखाड़ने वाली, कहते हैं ना कि ये चमड़ी दमड़ी के लिए आपकी चमड़ी भी बेच देंगे, ये हालात किए हैं मोदी साहब। मोदी जी क्या कहेंगे? महिलाओं, बच्चों की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। व्हाट यू से? See, they are raising prices in across the board. Not only rice, milk, curd, and they put GST for ICU. They put the GST for electric crematorium. So from birth to death, there is no place without GST. Even in the British period, this might not happen. This is really a government without any heart and mercy. They are against the people. They are anti-people. Congress party will see to this. The government will get out of the office. तो ये सरकार जो लोगों के लिए कहती है, किसके लिए सरकार है ये फिर? ये कॉर्पोरेट सरकार है, कॉर्पोरेट के लिए है, दुकान बिजनेसमैन के लिए है, वो भी छोटे बिजनेसमैन के लिए है। एमएसएमई में आपने लगभग 60 लाख जो छोटे लघु उद्योग थे उसको बंद करा दिए। ये 8-10 जो मेन लोग हैं, जो खरबपति हैं, जो आज तक मोदी साहब को भी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी को जिंदा रखे हुए हैं, आज ये जीएसटी उनके लिए लग रहा है। तो महंगाई का मुद्दा आम लोगों को किस कदर तबाह कर रहा है, इसके लिए इन सांसदों ने आवाज उठाई है। और इस वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज विवाद पे एक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, सीधे चलते हैं एकनाथ शिंदे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। या ठिकाणी मिळतोय
आम्ही अनेक निर्णय देखील सरकार स्थापन झाल्यानंतर तातडीने घेण्याची सुरुवात केली. आपल्याला त्या बाबतीत देखील माहिती आहे. शेतकऱ्यांच्या 50,000 रुपयाचा कर्ज परतफेडीचा विषय असेल, पेट्रोल डिझेलवरचे 5 रुपये 3 रुपये कमी करण्याचा निर्णय असेल, मोठ्या प्रमाणावर राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी व्हाव्यात यासाठी जमीन सिंचनाखाली ओलिताखाली आणण्याचा निर्णय असेल, असे अनेक निर्णय आहेत. जे प्रलंबित जे आमचे प्रकल्प आहेत ते पूर्ण करण्याचा निर्णय असेल, जे लोकहिताचे निर्णय आमचं सरकार घेत आहे. आणि केंद्र सरकारचं देखील त्याला म्हणजे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय असतील, गृहमंत्री असतील, प्रधानमंत्री महोदयांनी देखील पूर्ण पाठिंबा महाराष्ट्रातल्या सरकारला दिलाय. त्यांनी सांगितलेलं आहे राज्याच्या बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया है. विकासासाठी कुठेही काही कमी पडू दिले जाणार नाही. राज्य के सभी सर्वांगीण विकास के लिए आश्वस्त केलेला आहे. किसी भी तरह की कोई केंद्र आणि राज्य सरकार कमी नहीं रखी जाएगी, ऐसा आश्वासन मिला है. तेव्हा त्या राज्याचा केंद्र और राज्य सरकार जब साथ मिलकर काम करती हैं तो राज्य का विकास तेज गति से होता है. आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांना देखील मनापासून या ठिकाणी इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ. धन्यवाद देतो. गृह मंत्री को भी धन्यवाद देता हूँ. आणि या भूमिकेचं स्वागत जे खासदार 15-15, 20-20 लाख मतदारांतून स्वागत त्यापेक्षा जास्ती पण असतात. जो सांसद 22 लाख 15 से 20-22 लाख एवढ्या मोठ्या मतदारांचं नेतृत्व जे लोगों के बीच से चुनकर आए हैं, जिनका नेतृत्व करते हैं, अशा खासदारांनी देखील बाळासाहेबांच्या विचाराच्या भूमिकेचं स्वागत केलेलं आहे. बाळासाहेब ठाकरे के विचारों का स्वागत आणि आज किया है. त्यांनी लोकसभा स्पीकरला तसं पत्र दिलेलं आहे. और आज सभी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र दिया है. त्यामुळे या महाराष्ट्रामध्ये जेवढं काही चांगलं काम करता येईल लोकांसाठी, इसलिए महाराष्ट्र में जितना भी आम लोगों के लिए अच्छा काम कर सकेंगे ते आमचं सरकार म्हणजे लोकांचं सरकार, वो हमारी सरकार त्यामध्ये कुठेही कमी पडणार सरकार, नाही. उसमें कहीं कम नहीं पड़ेगी. आमची आहे. ऐसी हमारी भूमिका है.